कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च, कि रिसर्च की क्या क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, तो पहला क्या है कि एन इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, कि रिसर्च जो है एक जांच प्रक्रिया है। जांच करने का मतलब क्या है कि हमारा फैक्ट को, जो न्यू फैक्ट है उसको हम एग्जामिन करेंगे, नया नॉलेज जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको इन्वेस्टिगेशन करेंगे, या फिर जो ओल्ड है उसको हम कंफर्म करेंगे। तो ये इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया है कि इसमें हमेशा कुछ ना कुछ शोध होते रहता है। ऐसा नहीं कि एक चीज अगर हम खोज लिए तो वो खत्म हो जाता है, मतलब कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ठीक है, रिसर्च इज ए साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक स्टडी, कि ये क्या है, सिस्टमेटिक स्टडी है ना। तो सिस्टमेटिक स्टडी मतलब क्या होता है कि हर स्टेप बाय स्टेप, स्टेप टू स्टेप, है ना। जो आगे हम लोग बात करेंगे इसमें क्या चीज, रिसर्च स्टेप में, है ना, या फिर स्टेप्स इन रिसर्च, कि रिसर्च में हमको कौन कौन सा स्टेप आता है। क्योंकि कोई भी चीज फर्स्ट या लास्ट, फर्स्ट हमारा क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, और लास्ट उसका क्या होता है, इंटरप्रिटेशन। तो बीच में भी बहुत सारा चीज होता है कि जो हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है उसको हम लोग किस तरह से हाइपोथेसिस में बदलेंगे, फिर उस पर हम वेरिएबल कहाँ से कौन कौन सा वेरिएबल लेंगे, फिर वेरिएबल लेने के बाद फिर हम उसको कौन सा टेस्ट करेंगे, कैसे डेटा कलेक्ट करेंगे, तो वो सारा सिस्टमेटिक प्रोसेस है। उसके बाद ये क्या है, इम्प्रिकल स्टडी है। देखिए कोई भी रिसर्च जो होता है बिना इम्प्रिकल का नहीं होगा, मतलब कि डेटा बेसिस होगा, आंकड़ा चाहिए। ठीक है, तो आंकड़े पर अगर आधारित होता है, या फिर आपका कुछ एक्सपीरियंस भी इसमें काउंट किया जाता है, एक्सपीरियंस। जैसे कि आगे पढ़िएगा इथनोग्राफी, है ना। तो इथनोग्राफी में वहां पर क्या होता है कि आपको खुद वहां पर ऑब्जर्व करना होगा। तो या तो पार्टिसिपेट करके ऑब्जर्व कीजिए, या फिर नॉन पार्टिसिपेशन करके कीजिए। तो या तो आपकी एक्सपीरियंस भी हो सकता है कि हाँ वहां जाके देखें तो हमको ये चीज मिला, है ना, लोग यहाँ वहां पर इस तरह से रहते हैं, वहां का ऑक्यूपेशन ये है। ठीक है, तो इम्प्रिकल स्टडी होना चाहिए कि अनुभव के आधार पर भी होना चाहिए, और डेटा बेसिस पे। तो खास करके जब भी हम लोग स्टडी करते हैं ना, तो वहाँ बाकायदा फैक्ट का बात करते हैं, बिना फैक्ट का कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता है। और फैक्ट के लिए आपको क्या चाहिए, डेटा चाहिए, चाहे जो भी डेटा हो, क्वालिटेटिव हो या फिर क्वांटिटेटिव हो। नेक्स्ट है कंट्रोल स्टडी, है ना, कि ये एक कंट्रोल स्टडी होता है। क्योंकि देखिए कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है, नियंत्रित। तो नियंत्रित क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ लेते हैं कि डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा कि डिमांड को सिर्फ हम प्राइस के साथ कंपेयर कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि डिमांड को सिर्फ प्राइस ही इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, कि अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को अगर हम देखते हैं कि वर्षा के कारण उत्पादन बढ़ता या घटता है, तो ऐसा भी नहीं है। या फिर हम फर्टिलाइजर के हिसाब से देख सकते हैं, इरिगेशन के हिसाब से अगर देखें तो ऐसा नहीं है। बल्कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हमको क्या होता है कि हर चीज का कंट्रीब्यूशन होता है ना। आपका स्किल लेबर का भी कंट्रीब्यूशन होता है, स्किल लेबर, फिर फर्टिलाइजर, उर्वरक का, फिर रेन का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो कहने का मतलब इन्फिनिटिव फैक्टर होता है, इन्फिनिटिव फैक्टर। तो इस फैक्टर को अगर हम, क्या होता है कि उतना ब्रॉड एरिया लेके चलना और उस पर रिसर्च करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल को कंट्रोल कर देते हैं। जैसे कि अगर डी इज ए फंक्शन ऑफ पी वाई पी सी पी एस है, इतना ही मान के चलते हैं कि किसी भी वस्तु का जो डिमांड है वो उसका प्राइस पे डिपेंड करता है, और कंज्यूमर के इनकम पे डिपेंड करता है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस पे करता है। तो हमको अगर स्टडी करना है तो इसका हम लोग क्या ले लेते हैं, सिर्फ उसी का प्राइस को ले लेते हैं, बाकी अदर को क्या करते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। तो जो कांस्टेंट कर दिए वही हमारे यहाँ पर क्या हो गया, कंट्रोल हो गया। ठीक है, तो कंट्रोल को तो एक तरफ हम इस तरह से भी देखते हैं, और दूसरा जो होता है कंट्रोल का, वो होता है कि जब हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल में अगर मान के चलते हैं कि अगर हम एक्स पे कुछ ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मान के चलते हैं कि इसमें हम लोग वैक्सीन, एक्स व्यक्ति जो ग्रुप है उसमें हम वैक्सीन दे दिए, और एक को वैक्सीन नहीं दिए, वाई को। तो वैक्सीन काम करता है कि नहीं काम करता है वो कैसे हम लोग पता चलेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप को हम लोग यहाँ पर लागू करते हैं, मतलब कि उसको लाना होता है कि अगर मान के चलते हैं कि बिना वैक्सीन का ये भी ठीक हो जा रहा है, और वैक्सीन देने के बाद ये भी ठीक हो जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वैक्सीन का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ये हमको कैसे पता चल रहा है कि हम एक कंट्रोल ग्रुप रखे हुए जिसपे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग स्टडी को कंफर्म भी करते हैं। या फिर हम लोग देखते हैं कि किसी भी चीज में जुड़ने से पहले या जुड़ने के बाद, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, तो अब जो जुड़ा हुआ है उसका आपकी आय में कितना वृद्धि हुआ,
और एक जो नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे पता करेंगे कि जो जुड़ा हुआ है उसका आय में वृद्धि उसी के कारण हो रहा है? तो उसके लिए एक हमको अलग ग्रुप लेना पड़ेगा ना, कि दोनों ग्रुप का कंपेयर करेंगे कि देखिए ऐसे भी नेचुरली किसी का कुछ भी बढ़ सकता है आय, कि हो सकता है कि उसके घर में किसी का जॉब लग जाए, या फिर उस साल खेती ज्यादा हो गया तो बेच के भी धन कमा सकता है, बहुत सारा कारण होता है। लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप के कारण ही होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो हमको क्या करना होगा कि उसके लिए जो अनट्रीटेड ग्रुप जो है, जिसको हम लोग कंट्रोल ग्रुप कहते हैं, मान के चलते हैं एल एफ जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप का है एसएचजी, और ये विदाउट सेल्फ हेल्प ग्रुप का है। तो अब ये दोनों में करेंगे तो जो विदाउट सेल्फ हेल्प ग्रुप का है ये हमारा कहलाएगा कंट्रोल वेरिएबल, है ना। मतलब कि हमको एग्जैक्ट स्टडी करने के लिए या फिर केस स्टडी करने के लिए, मतलब कि स्मॉल समूह में स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करना होता है, कुछ एजम्पशन लेना होता है कि अदर वेरिएबल को या तो हम कांस्टेंट करें या फिर उसका इम्पैक्ट करने के लिए एक अदर ग्रुप को खड़ा करें, कि वो ट्रीटमेंट, इसको हम लोग ट्रीटमेंट और कंट्रोल ग्रुप भी कहते हैं, है ना। ट्रीटमेंट जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, और कंट्रोल ग्रुप किसको कहते हैं, जिस पर कोई भी किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है। नेक्स्ट होता है क्रिटिकल स्टडी। तो देखिए जो भी स्टडी होता है या फिर जो रिसर्च होता है उसको क्रिटिकल एग्जामिन करना वो जरूरी होता है। क्रिटिकल करने का मतलब उसमें खामियां क्या क्या है, आप एजम्पशन क्या क्या लिए थे, लिमिटेशन जिसको बोलते हैं, कि अगर वो लिमिटेशन हटा देंगे तो क्या ये लागू होगा, ठीक है। या फिर जो भी आप तथ्य दे रहे हैं, जैसे कि हम लोग इकोनॉमिक्स थ्योरी में पढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक्स थ्योरी में पढ़ते हैं, देखते हैं ना बहुत सारा एजम्पशन दिया हुआ रहता है, तो अगर एजम्पशन ब्रेक कर देते हैं तो वो लॉ उतना लागू नहीं होता है ना। और ऐसे भी पीएचडी जब हम लोग करते हैं तो वहां पर बोला जाता है लिटरेचर रिव्यू करो, लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू करने का मतलब क्या होता है, उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, कि जो आपके टॉपिक से रिलेटेड जो भी स्टडी अगर आप पढ़ते हैं, है ना, तो उसको क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए कि क्या वो सही है, गलत है, या उसमें क्या कमियां रह गया, उसको कुछ चीज पॉइंट मिसिंग है कि नहीं है, सैंपल साइज सही से लिया है कि नहीं लिया है, किस किस मेथड से डेटा एनालिसिस। नेक्स्ट है स्पेसिफिक टूल्स। देखिए जब हम लोग रिसर्च करते हैं तो इसमें हमको बहुत सारे टूल्स या टेक्निक का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो टेक्निक का जरूरत पड़ता है, तो वो टेक्निक कैसा होना चाहिए, तो उसमें आपको एप्रोप्रिएट टेक्निक की जरूरत पड़ता है। टेक्निकल जिस चीज को हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी में पढ़ाएंगे, है ना। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम एक रिसर्च प्रॉब्लम हम लोग फाइंड कर लिए, ठीक है, अब उसके लिए फिर हमको क्या चाहिए, वेरिएबल। तो वेरिएबल भी आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन की ये वेरिएबल, इस हाइपोथेसिस के लिए ये वेरिएबल चाहिए। अब उस पर हम डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, अब यहाँ से टेक्निक आपको जरूरत पड़ेगा। तो पहला तो आपको सैंपल सिलेक्शन टेक्निक की जरूरत पड़ेगा, सैंपलिंग का, कि हम पॉपुलेशन से सैंपल को हम कैसे कलेक्ट करें। तो रैंडम हो सकता है, नॉन रैंडम हो सकता है, रिस्ट्रिक्टेड रैंडम हो सकता है, और अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम हो सकता है। तो अगर आप मान के चलिए यहाँ पर देखिए, अब एक भी यहाँ पर सैंपल सिलेक्शन टूल्स हो गया है, अब ये सैंपलिंग मेथड। अब उसके बाद आप डेटा कैसे कलेक्ट कीजिएगा, क्वेश्चनर से कीजिएगा कि शेड्यूल मेथड से कीजिएगा, कि आप पर्सनली ऑब्जर्व कीजिएगा। तो यहाँ पर भी आपको एक क्या करना होगा कि एक तरह का टेक्निक का प्रयोग करना पड़ेगा। और कैसा टेक्निक है, आपके रिसर्च के आधार पे, कि अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं या फिर किसी जनजातीय की लाइफ स्टाइल को अगर आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, तो आपको ऑब्जर्व मेथड का प्रयोग करना होगा, है ना, अवलोकन विधि का। यदि आप डेटा पे आधारित कर रहे हैं तो आपको प्राइमरी डेटा है, तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन करने के लिए आपको टूल्स चाहिए, क्वेश्चनर या फिर ये शेड्यूल मेथड, या फिर लोकल रिस्पोंडेंट जो भी है उसका, या फिर अगर सेकेंडरी डेटा पे कर रहे हैं तो कौन सा ऑथेंटिक डेटा होगा, कहाँ से उसको हम लेंगे। तो ये चीज हो जाता है। उसके बाद हम लोग उसमें एडिट करते हैं, फिर प्रेजेंटेशन करते हैं। तो हम टेबल कैसे बनाए, कौन सा टेबल बनाए, सिंगल डायमेंशन का बनाए कि मल्टीपल डायमेंशन का बनाए, ग्राफ उसका हम रिप्रेजेंट कैसे करें, लाइन डायग्राम लिखें कि पाई चार्ट से करेंगे कि बार डायग्राम से उसको एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर भी हमको अप्रोप्रिएट जैसा हमारा डेटा रहेगा, जिस तरह का हमको उसको एनालिसिस करने के लिए रिप्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ेगा, उस तरह का हम लोग डेटा का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर डेटा कलेक्शन करना और उसको प्रेजेंट करना में भी एक टेक्निक की जरूरत पड़ता है, और वो भी टेक्निक आपको क्या होगा, स्पेसिफाइड होना चाहिए, या फिर वो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम से मैच करना होना चाहिए। अब ऐसा है कि बार डायग्राम आपको बनाना है और वहां पर पाई चार्ट बना दिए, 3 साल का डेटा को कंपेयर करना है और उसमें आप लाइन डायग्राम बना दिए, तो लाइन डायग्राम वहां पर सुटेबल नहीं होगा, वहां पर आपका क्या होगा, बार डायग्राम होगा, ठीक है। अब उसी तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का अगर ले लेते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में धान है, गेहूं है, और
दाल है, तो तीनों का अगर हमको कंपोजिशन दिखाना होगा तो हमको पाई चार्ट की जरूरत पड़ेगा। फिर डेटा एनालिसिस कैसे करेंगे, तो एनालिसिस करने का भी मेथड है, डिस्क्रिप्टिव है, इन्फ्रेंशियल है ना। तो आप ये भी डिपेंड करता है कि भाई आप उसमें हम लोग कौन सा टूल्स लगाएंगे, तो वो डिपेंड करेगा आपका डेटा पे। तो यहाँ पर क्या होता है कि रिसर्च करने में हमको रिसर्च प्रॉब्लम या अपने स्टडी के आधार पे उसका टेक्निक का चुनाव करना पड़ता है। इसलिए हम लोग रिसर्च में हमेशा स्पेसिफिक टूल्स का ही प्रयोग करते हैं कि जिसका जैसा स्टडी है उस तरह का टूल्स का प्रयोग करेगा। नेक्स्ट है साइंटिफिक डिजाइन, है ना, या फिर इसको हम आगे पढ़ना पड़ेगा आप लोग को, रिसर्च डिजाइन, है ना, या उसको हम लोग बोलते हैं अभिकल्प, है ना, शोध अभिकल्प। तो शोध अभिकल्प ये सबसे फर्स्ट स्टेज होता है जब आप स्टडी करना चाहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम के बाद। रिसर्च डिजाइन कहने का मतलब क्या होता है कि आप प्रैक्टिकली रिसर्च करने से पहले आपको एक फ्रेमवर्क बनाना होता है, या फिर आपको क्या करना होता है, ब्लूप्रिंट बनाना होता है। जैसे कि बिल्डिंग बनाने से पहले आपको इंजीनियर क्या करता है कि आपको एक ब्लूप्रिंट बना के देता है, या डमी जो बना के देता है कि इस तरह का घर होगा, इसमें ये होगा, इतना कॉस्ट लगेगा, इतना दिन में बन के तैयार होगा। तो उसी तरह से रिसर्च हम लोग जब भी करते हैं ना, तो रिसर्च करने से पहले ये डिजाइन तैयार किया जाता है कि ये हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है, इस रिसर्च प्रॉब्लम के लिए हमको कितना सैंपल साइज चाहिए और कितना सैंपल साइज हमारा होना चाहिए, हमारे पास कॉस्ट कितना है, समय कितना है, और इसके आधार पे हमको किस स्पीड से काम करना होगा, है ना, ताकि कम समय में कम खर्च में बेस्ट रिजल्ट हमको प्राप्त हो। ठीक है, तो यहाँ समझ में आ गया होगा डिजाइन किसको कहते हैं। डिजाइन क्या होता है, स्टडी करने का पहले का प्री प्लान होता है ना, इसको हम लोग प्री प्लान भी बोलते हैं, बिफोर द स्टडी। नेक्स्ट जो होता है ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी कहने का मतलब है कि रिसर्च जो हो वो फैक्ट फाइंडिंग के आधार पे होना चाहिए। मतलब कि जो कंक्लूजन होगा वो आपका क्या होना चाहिए, फैक्ट फाइंडिंग के आधार पे। फाइंडिंग मतलब जो डेटा के आधार, डेटा को एनालाइज करने के बाद जो आया वही आपका रिसर्च में। ये बायसनेस नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए कि अगर नहीं आ रहा है तो हम उसमें कुछ ऐड कर दिए। ठीक है, बहुत कोई ऐसे ही करता है कि नहीं आ रहा है रिजल्ट तो उसमें हम अपना से डेटा मैनिपुलेट कर लेते हैं, आगे पीछे कर लेते हैं। उसके बाद क्या होना चाहिए, पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, प्रीजुडिशरी नहीं होना चाहिए। पूर्वाग्रह कहने का मतलब कि पहले से हमको ये नहीं होना चाहिए कि अरे हमको तो यही रिजल्ट लाना है, कैसे भी ला के यही रिजल्ट लाना है ना, कि इसका वैल्यू पॉजिटिव, रिलेशन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लाना है, जबकि आपका नेगेटिव आ रहा है। तो इस तरह का कोई भी प्री डिटरमाइंड कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए कि हमको यही चीज लाना है ये। ठीक है, क्योंकि डेटा जब आप कलेक्ट करते हैं, अगर सही तरीका से डेटा कलेक्ट कीजिएगा तो जो भी डेटा कलेक्शन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही आपका सही होगा। तो यहाँ पर आपको प्री जुडिस भी नहीं होना चाहिए, है ना, पूर्वाग्रही भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट होता है स्टीरियोटाइपिंग, मतलब रूढ़िबद्धता, है ना, रिजिडिटी जिसको बोलते हैं, कि ऐसा नहीं को यही होगा तो यही होना चाहिए, ये इसके अलावा कैसे आ गया, ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसी भी बात नहीं होना चाहिए कि आने के बाद डेटा जो बोलेगा अगर सही से एनालिसिस कीजिएगा तो एनालिसिस करने के बाद जो डेटा आपका है उसी के आधार पे आपको रिजल्ट भी आएगा। तो उस रिजल्ट का एक्सेप्ट कीजिए या रिजेक्ट कीजिए, ये आपका मर्जी है, लेकिन उसमें अपनापन उसमें डाल देना, ठीक है, कि ये नहीं आना चाहिए, ये गलत है यहाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप खुद अपने डेटा कलेक्शन जो किए हैं डेटा पे शक कर रहे हैं। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, है ना, इस तरह का स्थिति उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इसलिए ये तीनों चीज हमारा कभी भी रिसर्च में नहीं होना चाहिए, बायसनेस नहीं होना चाहिए, पूर्वाग्रही नहीं होना चाहिए, और रूढ़िवाद नहीं होना चाहिए। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव पे आधारित होना चाहिए कि हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है और उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हमको क्या करना है। और जब हम सारा प्रोसेस कर लिए तो जो हमारा रिजल्ट आया वो क्या आपकी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस पर डिस्कस करना चाहिए, ना कि क्या आ गया ऐसा नहीं आना चाहिए, इस पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वांटिफिकेशन। तो क्वांटिफिकेशन कहने का मतलब क्या होता है कि जो भी आप रिजल्ट ला रहे हैं या फिर जो आप रिजल्ट आप दे रहे हैं रिसर्चर, वो कोशिश रहता है कि उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू में आए, लेकिन किंतु परंतु में नहीं आए। और जो भी क्वांटिफिकेशन है मतलब कि जो भी नंबर आया उसको उसका एक प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए, है ना। जैसे कि अगर आर बोलते हैं कोरिलेशन जो है खाली बोल दिया ना पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो ऐसा पॉजिटिव रिलेशनशिप कहने से हो जाएगा आपका, नहीं, आपको इसको क्वांटिफाई करना पड़ेगा, इसमें कुछ न्यूमेरिकल डालना होगा कि हाँ पॉजिटिव रिलेशन है लेकिन लो है। लो क्यों है, क्योंकि इसका 0.2 कोरिलेशन है।
और हाई है तो हाई क्यों है, क्योंकि इसका 0.9 कोरिलेशन है। तो इसलिए यहाँ पर रिजल्ट जो भी होगा फैक्ट का, जो डेटा का, वो हमारा न्यूमेरिकल होना चाहिए, है ना, कुछ लिंक लेकिन किंतु परंतु नहीं होना चाहिए क्वांटिफिकेशन में। नेक्स्ट है रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन करने का मतलब होता है कि अगर हमारा जो फाइंडिंग आया है ना, या फिर जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट अगर हम उसको बार बार रीचेक करें ना, तो हमारा रिजल्ट सेम आना चाहिए। ठीक है, ही रिपीट्स हिज रिसर्च और स्टडी रिपीटेडली टू चेक द ट्रूथ। इफ ही गेट हिज सेम रिजल्ट एवरी टाइम देन ही इज इंक्लूडेड इन द क्रेडिबिलिटी, है ना। तब इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। तो रिप्लिकेशन मतलब क्या होता है कि जब उसको हम लोग बार बार स्टडी करते हैं, दो जैसे पहली बार जो रिजल्ट आया, अगर दूसरी बार अगर हम उसको एनालिसिस करेंगे तो सेम रिजल्ट आना चाहिए उसी डेटा से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो इसका नेचर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट दोबारा जब हम कर रहे हैं उसमें से चेंज हो जाता है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन। ठीक है जी, अब देखिए जो भी रिजल्ट आया आपका, है ना, रिजल्ट जो आया उसको आपको वेरिफिकेशन करना होगा। तो वेरिफिकेशन करने का मतलब सत्यापन हम लोग कैसे करते हैं, एक तो हम लोग टेस्ट के थ्रू करते हैं। अब टेस्ट तो करने के बाद ये भी हमारा क्या हो गया, मैथमेटिकल। अब इसको हम लोग देखते हैं कि ये क्या प्रैक्टिकली है या नहीं है ना, नहीं सॉरी, कि इसको हम लोग वेरिफिकेशन कैसे करते हैं कि अगर हमारा जो रिजल्ट आया है ना, उसी चीज को अगर दूसरा रिसर्चर है, अदर रिसर्चर भी अगर उस चीज को एनालिसिस करता है तो उसका भी सेम रिजल्ट आना चाहिए, है ना। वेरिफिकेशन मीन्स दैट द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय वन रिसर्चर आर एग्जामिन्ड बाय द अदर रिसर्चर ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टडी, द रिजल्ट्स ऑफ बोथ स्टडी शुड बी द सेम। कि दोनों का जो स्टडी होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। कि अगर कोई आपका सीधा सीधी कहने का मतलब है कि क्रॉस चेक, क्रॉस चेक कि हम जो रिजल्ट दिए, कंक्लूजन दिए कि R इक्वल टू 0.9 होता है, तो अगर दूसरा कोई इसी चीज को अगर स्टडी करता है तो उसका भी कोरिलेशन 0.9 आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रैक्टिकबिलिटी, कि प्रैक्टिकल में जो आपका रिजल्ट आया वो प्रैक्टिकल में उपयोगी है या नहीं है ना। तो उसका हमको कैसे पता चलता है कि उसका इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन है उसकी व्याख्या से। तो हमारा रिसर्च का रिजल्ट ऐसा आना चाहिए जो व्यवहारिक हो, जो आप रियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता हो। ऐसा नहीं कि ऐसा ट्रेंड आ गया जो प्रैक्टिकल में कहीं दिखता ही नहीं है या फिर वो होने का कोई संभावना ही नहीं है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए जो सोसाइटी को लाभ पहुंचाए, है ना। ऐसे भी रिसर्च वैसा होना चाहिए जो, जैसे टॉपिक सिलेक्शन करने के समय ये चीज का ध्यान रखा जाता है कि हम कौन सा टॉपिक चूज कर रहे हैं और इसका रिलेवेंट क्या है, सोसाइटी के लिए क्या रिलेवेंट है, क्या उसका फायदा होगा कि नहीं होगा, है ना। तो उसी तरह से रिजल्ट जो आ रहा है वो हमारा जो प्रैक्टिकल फेनोमेनन है उस चीज को एक्सप्लेन करता है या नहीं करता है। और नेक्स्ट जो है कि जो रिसर्च होगा वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब कि खर्चीला नहीं होना चाहिए, कम कॉस्ट में बेटर रिजल्ट आना चाहिए।